हेलो बच्चों, आज ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के बेसिक्स और सारे एग्जाम्पल्स को देखने वाले हैं। तो हमारे पास सबसे पहले 1.2 में एक प्रमेय है। प्रमेय क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये क्या है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कोई भी एक भाज्य संख्या ले लीजिए। जैसे हम एक 24 को ले लेते हैं तो 24 एक भाज्य संख्या है। अगर आप इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से 12 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये आएगा। अब हमें ये हमारा प्रमेय बता रहा है कि अगर हम इस गुणनखंडों में जो अभाज्य संख्याएं आती हैं इनके क्रम को ध्यान में न रखें। क्रम मतलब कौन आगे होगा कौन पीछे होगा। तो 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3, यदि इसके क्रम को ध्यान में न रखा जाए तो इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिल सकता है। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं मिल सकती है। जैसे जब भी 24 का गुणनखंड करेंगे तो हो सकता है कि पहले 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 आ जाए, मतलब क्रम का ध्यान नहीं रखा जाए अगर कि कौन आगे है कौन पीछे है, तो इसके अलावा दूसरी कोई संख्या नहीं मिलेगी। फिर आप ये बात समझ रहे हैं? आप कहेंगे सर 24 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो 6 आ गया, तो 4 गुना 6 भी तो लिख सकते हैं। तो भैया 4 और 6 ये अभाज्य संख्या नहीं है। 4 को और तोड़ो तो 2 गुना 2 हो जाएगा, 6 को तोड़ो तो 2 गुना 3 हो जाएगा। जब फाइनली आप अभाज्य संख्याओं के रूप में इसे बदल देंगे तो फिर वहीं आ जाइएगा। तो ये एक छोटा सा प्रमेय था जिसका बहुत काम नहीं आने वाला प्रश्नावली में, लेकिन बस ये था तो मैंने आपको बता दिया। तो अगर समझ में आ गया तो गुड, नहीं आया तो वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। एक रिलेशन हमें दिया हुआ है, एक सूत्र हमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अगर हम एलसीएम निकालते हैं या एचसीएफ निकालते हैं तो पहली संख्या में दूसरी संख्या से जब गुना करते हैं तो उसका एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। 16 और 20 का हम लोग सबसे पहले एलसीएम करेंगे और फिर उसका एचसीएफ भी निकालेंगे, फिर दोनों में संख्याओं में गुणा करके चेक करेंगे हमारा ये फॉर्मूला सही है या नहीं। तो 16 और 20 का एलसीएम करते हैं। आपको एलसीएम आता है ना? तो 2 से करेंगे तो 8 बार में, फिर 10 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा। अब 4 5 तो कट नहीं सकता किसी एक संख्या से। अब हमारा मन इतने ही पे गुना कर देंगे तो 2 गुना 2 गुना 4 गुना 5, तो 2 दूना 4 पचे 20 पचे 100, सॉरी 2 दूना 4 4 चौका 16 16 पचे 80, 80 आ गया। ठीक है भैया। अब ये 80 आ गया। अब जब 80 आ गया हमें इसका एचसीएफ निकालना है। 16 से जब 20 में डिवाइड करेंगे तो 16 एक बार में 16, 4 आ गया, फिर ये 16 इधर आएगा तो 4 चौके 16, ये ख़त्म हो गया हमारा। तो एचसीएफ हमारा आ गया 4, एलसीएम आ गया 80 और एचसीएफ आ गया 4। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 4? अच्छा चलो। तो अब हमें हमारा सूत्र कहता है कि अगर पहली संख्या में हम दूसरी संख्या से गुणा करते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आता है। गुणा करके चेक कर लो। पहली संख्या 16 थी और दूसरी संख्या 20 थी, तो अब हमारा एलसीएम 80 था और एचसीएफ 4 था। तो 20 में 16 से तो 16 दूना 32 और एक 0 है तो यहाँ 0 आ गया, 320 आ गया। और ये 8 चौका 32 तो ये भी 32 आ गया और एक 0 है तो 0 आ गया। देखो बराबर आ गया। तो ये फॉर्मूला जो हमारा होता है इसको हमने एक उदाहरण के द्वारा प्रूव करके आपको दिखा दिया कि पहली संख्या में दूसरी संख्या से गुना करते हैं और एलसीएम में एचसीएफ से गुना करते हैं तो दोनों बराबर ही आता है। अब इस पर आधारित कुछ सवाल होंगे तो उन सवालों को भी हम लोग देखेंगे
कि कैसे बनाना है, उसी समय मैं आपको एग्जाम्पल और दूंगा। लेकिन ये फॉर्मूला आपको समझ में आया, याद कर लेना है इसको। अभी हमें एलसीएम और एचसीएफ इस पाठ में निकालना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हमारा हेडिंग भी है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। इसमें दो फॉर्मूले हैं। एलसीएम का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं के बड़ी घातों का गुणनफल लेना होता है, और एचसीएफ में हमें उभयनिष्ठ संख्याओं के छोटी घातों का गुणनफल लेना होता है। अब ये क्या होता है, तो सामान्य विधि से एलसीएम एचसीएफ कैसे बनाया जाता है, अभी तो हमने ऊपर 16 का और 20 का एलसीएम और एचसीएफ बनाया, वो आपको बचपन से ही आता है। ये क्या होता है, तो हम 24 और 36 इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं, फिर एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का अलग अलग हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। तो 24 का तो करके देख लेते हैं। पहले 2 से अगर आप करेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये ख़त्म हो गया, इससे ज़्यादा तो अब कुछ नहीं कट सकता है। फिर अब 36 का करके देखेंगे। 36 का अब हम 36 का करके देखते हैं। 36 का अगर आप 2 से करेंगे तो 18 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यानी कि अब हम 24 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 2 3, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1, ठीक है। 36 बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ 2 भी 2 बार है और 3 भी 2 बार है, तो 3 का पावर 2 गुना 2 का पावर 2, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालना है हमें, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए आप अभी ऊपर देख रहे हैं कि सभी संख्याओं के बड़ी घातों का गुणनफल। तो सभी संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो एक तो हमारा 2 है, सॉरी यहाँ मैंने गलती लिख दिया, यहाँ 1 मैं लिख दिया, यहाँ 3 का पावर 1 लिखना था, यहाँ 3 एक बार में है। तो एलसीएम बराबर हमारा हो जाएगा कि सभी संख्याओं की बड़ी घात का गुणनफल। तो सभी संख्याएं एक 2 है और एक 3 है, तो ऊपर वाले में 2 3 बार है और नीचे वाले में 2 2 बार है। तो बड़ी घात लेना है तो 2 का घात 3 लेंगे, और यहाँ 3 एक बार में है, 3 एक बार है, 2 बार है और 3 एक बार है, तो 3 2 बार लेंगे। बड़ा घात लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का पावर 2 4 हो नहीं 2 का पावर 3 है, तो 2 दूना 4 दूना 8 और 3 तिया 9, तो 9 8 72। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो यहाँ लिखा हुआ है उभयनिष्ठ संख्याओं के छोटी घातों का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ संख्या किसे कहते हैं, जो दोनों में हो। तो संयोग से 2 भी दोनों में है और 3 भी दोनों में है, तो मैंने दोनों लिख लिया। अब छोटा घात, तो 2 यहाँ 3 बार है और 2 बार है, तो छोटा 2 बार लेंगे, और यहाँ 3 एक बार है, यहाँ 3 2 बार है, तो 1 बार लेंगे। तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, और 3 अकेला है, तो 4 तिया 12, मतलब इसका एचसीएफ हो गया 12 और एलसीएम हो गया 72। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से भी एलसीएम और एचसीएफ बनाने आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अब हमारे सामने उदाहरण 5 है, तो पहले उदाहरण 5 को ही देखते हैं, उसके बाद 6 में फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। उदाहरण 5 एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि संख्या 4 के पावर n पर विचार कर लीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच करना है कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 का पावर n शून्य पर समाप्त होता होगा। शून्य पर समाप्त होने का मतलब है कि इकाई अंक शून्य हो, जैसे 20 इसका इकाई अंक शून्य है। जैसे मान लो कि एक और ले लो 30 इकाई अंक शून्य है। तो ये पता करना है कि शून्य पर समाप्त होता है कि नहीं। तो एक बात आप ध्यान देंगे, कोई भी संख्या जो शून्य पे समाप्त होगी, यानी कि उसका इकाई अंक अगर शून्य होगा, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर आता है।
जैसे 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 10 बार में और फिर 2 से 5 बार में, 5 आया ना। 30 का करेंगे तो 2 से 15 बार में और फिर 3 से 5 बार में, यहाँ भी 5 आया। तो जो भी संख्या के शून्य पर समाप्त होगी, यानी उसके इकाई अंक में जब शून्य होगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर होगा। तो ये बात यहाँ लिखना है। हम जानते हैं कि शून्य पर, ये रफ था, ये अलग, ये नहीं उतारना है। शून्य पर समाप्त होने वाली संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर होता है। अब ये संख्या एक दी हुई है 4 का पावर n, ये हमें देखना है कि शून्य पे समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो 4 का पावर n का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 4 को आप 2 गुना 2 का पावर n लिख सकते हैं। अब आप बताइए, इससे ज़्यादा आप तोड़ सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं तोड़ सकते। तो जब नहीं तोड़ सकते तो आपको यहाँ कहीं 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। तो ये लिख देंगे, लेकिन 4 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है भैया। अब ये आपका कंप्लीट हो गया उदाहरण 5। बस ये छोटी सी बात थी। और सेम एक क्वेश्चन है, आप जब प्रश्नावली में आएंगे तो एक क्वेश्चन मिलेगा 6 का पावर n शून्य पे समाप्त होगी कि नहीं होगी। तो वो तो आप अपने से बनाने का कोशिश करेंगे। और मैं आपसे बार बार कहता भी हूँ कि उदाहरण जब मैं बना देता हूँ, जब आपको बेसिक्स मैं चैप्टर का दे देता हूँ, तब आपको प्रश्नावली खुद से बनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। अब देखो, अब उदाहरण 6 हमें दिया हुआ है। उदाहरण 6 हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। और मैंने आपको अभी अभी सिखाया है कि एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैं एक पेन लेता हूँ। संख्याओं 6 और 20 को अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 6 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 3 बार में आएगा, मतलब 6 बराबर आ गया 2 गुना 3। ठीक है। 2 का पावर भी 1 और 3 का पावर भी 1। इसी प्रकार 20 का जब हम करेंगे तो 2 से 10 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 5 आएगा। 20 बराबर 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 1। अब आपको मैंने बताया था कि एलसीएम फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, मैं बार बार फॉर्मूला लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। एलसीएम बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि सभी संख्याओं के बड़ी घात के गुणनफल। तो सभी संख्या क्या क्या, यहाँ 2 है, 3 भी है और 5 भी है। तो 2 गुना 3 गुना 5, इसकी बड़ी घात लेनी है हमें। तो बड़ी घात यहाँ 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है तो बड़ा 2 लेंगे। 3 का पावर 1 है बस, 5 भी बस एक बार है तो 1 लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 12 और 5 60। तो हमारा सबसे पहले एलसीएम 60 आ गया। अब एचसीएफ ज्ञात करते हैं। वो भी फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, उभयनिष्ठ संख्या, जो उभयनिष्ठ माने दोनों में हो। तो एक 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 2 दोनों में है। कि छोटी घात, तो 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 1 लेंगे और तो कुछ है नहीं, तो बस इसका एचसीएफ हो गया 2। तो ये तो बहुत आसान था। और आपको अभी मैंने बताया भी था, एक मैंने अलग से उदाहरण लेके बताया था कि कैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अब 7वें उदाहरण की ओर चलते हैं। और आपको वीडियो के बीच में गाड़ी की आवाज़ें आ रही हैं तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, क्योंकि मतलब हमारे पास कोई स्टूडियो तो है नहीं कि हम बैठ के बना रहे हैं।
सड़क पर से गाड़ी की आवाज़ें भी कभी कभी आ जाती हैं। हम लोग तो बस जस्ट मोबाइल फ़ोन से और मतलब पेन पेपर पे वीडियो बनाते हैं, तो थोड़ा सा अगर आवाज़ का दिक्कत हो तो उसको आप एडजस्ट करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है और फिर इनका LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 96 का हम करेंगे 2 से 48, फिर 2 से करेंगे 24 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा और थोड़ा ऊपर कर लो, फिर 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। उसी प्रकार 404 का अगर करें तो 2 से करेंगे तो 202 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 101 आ जाएगा। सॉरी, ये तो 11 से भी नहीं होगा, 11 के पहाड़े में कहाँ 101 है, ये नहीं हो पाएगा, बस ये इतने ही पे रह जाएगा। तो यहाँ हम 96 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 का पावर 5 है, 2 5 बार है, 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 1। उसी प्रकार हम 404 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और गुना 101 का पावर 1। अब यहाँ करें कि इसका HCF ज्ञात करना है। तो भैया HCF के बारे में मैंने आपको बताया था कि HCF जो हमारा होता है उसका फॉर्मूला होता है उभयनिष्ठ संख्या लेनी है, मतलब 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 3 तो दोनों में है नहीं, 101 भी दोनों में नहीं है, तो बस हम 2 ले सकते हैं कि छोटी घात लेना है। तो 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 5 है, तो 2 का पावर 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 4, मतलब हमारा HCF 404 और 96 का आ गया 4। अब करें और इसके बाद इनका LCM ज्ञात करना है। तो LCM हम 2 तरीके से अब ज्ञात कर सकते हैं, एक तो बस अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM ज्ञात कर लें, और एक दूसरा मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था उससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था? तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि LCM, अच्छा ऐसे तो LCM ज्ञात करना आपको मैंने अभी सिखाया, एक और एग्जांपल में हम लोग देखे, मैंने शुरू में भी एक एग्जांपल अलग से लेके बताया था। फॉर्मूला वाला देखते हैं, LCM गुना HCF, ये जो होता है वो होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। मैंने आपको बताया था पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब LCM ही तो हमें निकालना है, LCM तो सर हमें मालूम ही नहीं है, तो LCM के जगह LCM रख दो। और HCF हमारा 4 आ गया है तो मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे। पहली संख्या हमारी 96 है और दूसरी संख्या 404 है। चलो मैं ऊपर खिसकाता हूँ LCM। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके कहाँ हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो 96 गुना 404 अब बटा 4। तो ये हम जब इसको काटेंगे तो यहाँ 101 आ जाएगा, 4 एकम 4, 0 का 0, फिर 4 एकम 4, और 101 में जब हम 96 से गुना करेंगे तो ये 2 बार आ जाएगा, 96। आप करके चेक कर लीजिए ना भैया। तो ये हमारा उदाहरण 7 कंप्लीट हो गया। अब एक अंतिम उदाहरण है, उसके बाद ये वीडियो तो आज बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पिछला वीडियो हमारा थोड़ा लंबा चला गया था, 40 मिनट तक चला गया था, प्रश्नावली में ज़्यादा प्रश्न थे, और ये तो लग रहा है 25 मिनट से भी कम जाएगा। अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और प्रश्नावली का अंतिम उदाहरण है 8वां उदाहरण, 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 6 को आप 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 और 3 का पावर भी 1, 2 3 6 होता है। जब आप 72 को लिखेंगे तो मैं थोड़ा 72 को साइड में यहाँ गुणनखंड कर लेता हूँ। 72 का करेंगे तो 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, 3 से 3, तो आ गया 2 3 बार और 3 2 बार। फिर अब 120 का करेंगे तो 120 को जब हम करेंगे तो 60, 30, 2 से 15 और 3 से 5,
तो 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1। अब मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूला लिखाया था। एलसीएम हमारा होता है कि एचसीएफ, हाँ एलसीएम हमारा होता है कि सभी संख्याएं लेनी है। तो संख्या क्या है, 2 है, 3 है और 5 है। तो 2 गुना 3 गुना 5 और उनकी बड़ी घात लेनी है। तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 3 और यहाँ भी 2 का पावर 3। तो 2 का पावर 3 लेंगे, 3 का पावर यहाँ 1 है, 3 का पावर यहाँ 2 है और 3 का पावर 1 है। तो सबसे बड़ा 2 है और 5 बस 1 ही है तो 1 ही लेंगे। अब इसको कर लो, गुना कर लो। ऊपर कर दूँ मैं, क्योंकि नीचे तो मैंने एचसीएफ लिख दिया है। तो 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 8 आ जाएगा। 3 गुना 3 9 आ जाएगा और 5, तो 5 एक ही बार तो 5 ही आएगा। तो 8 पच्चे 40 और 4 नवा 36, 360 आ जाएगा। ठीक है, गुना करके देख लेना। अगर मुझसे कुछ गलती भी हो तो मैंने कहा कि अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो मत देखिएगा, आप बस प्रोसेस देखिए कि सवाल कैसे बनाया जाता है। कैलकुलेशन अगर कुछ मिस्टेक भी हो जाए तो आप अपने सुधार कर लेंगे। अब एचसीएफ उभयनिष्ठ संख्या जो सब में हो, तो 2 और 3 सब में है, 5 तो सब में है नहीं, कि छोटी घात। तो यहाँ सबसे छोटा 2 का पावर 1 है और 3 का भी पावर 1 है। तो 2 तियाँ 6, मतलब एचसीएफ आ गया 6 और एलसीएम आ गया 360। तो ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। और आप लोगों ने पिछले वीडियो में बताया नहीं था कि क्या दिक्कत आपको हुई उस वीडियो में। अभी अगर फिर कोई दिक्कत हो तो उसको बताइएगा, नहीं तो मैं मान के चलूँगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।